नमस्कार। विकास की कोई भी परिभाषा तब सार्थक होती है जब वो सही अर्थों में लोगों के जीवन में उतरता हुआ दिखाई दे, यानी आम जन को उसका फायदा मिले। और ये दिखाई दिया जब पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में विकास और विरासत के संगम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 3900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही काशी ने आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन को और मजबूत किया है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के श्री आनंदपुर धाम में भी एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए सबका साथ सबका विकास के मंत्र और गरीब और वंचित के उत्थान के अपने सरकार के संकल्प को पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। तो चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। काशी वासियों को 3900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का साक्षी बनने का अवसर मिला। उन्होंने अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थानीय भाषा में संवाद करते देखा और माना कि उनके सांसद बनने के 10 सालों में यहाँ के विकास ने नई गति को पकड़ा है। उनका कहना है कि काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखा है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। विकास और विरासत के मंत्र को साधते हुए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं का भी ख्याल सरकार ने रखा है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी सौंपे। उन्होंने तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा बर्फी सहित विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। प्रयागराज की मुंज कला, बरेली की जरदोजी, चित्रकूट की काष्ठ कला, लखीमपुर खीरी की हारू जरदोजी, ऐसे अनेक शहरों के उत्पादों को जीआई टैग वितरित किए गए हैं। यानी यूपी की मिट्टी में जो खुशबू है, अब वो सिर्फ हवा में नहीं, सरहदों के पार भी जाएगी। ज्योतिबा फूले की जयंती पर उन्हें याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके अभियान को आज सरकार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के लिए उस विचार को लेकर चलती है जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। महात्मा फूले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी हस्तांतरित किया। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी ने क्षेत्र के लोगों की तस्वीर और तकदीर को बदला है। पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। पिछले 10 सालों में 2 गुने से भी ज्यादा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सफलता एक दिन में नहीं मिली है। सरकार ने किसानों को कई सुविधाएं दी है।
ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पीएम का विजन है परंपरा और विकास, विरासत और विकास, साथ साथ और सबका साथ सबका विकास एक मंत्र है जिससे देश के विकसित भारत की संकल्प की सिद्धि लगातार जोर पकड़ती जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों का हम परिचय करा देते हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से काशी का कायाकल्प हुआ है, क्या कभी पहले किसी ने सोचा था पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में आना? बिल्कुल नहीं। देखिए, विकास की एक उम्मीद, आशा तो सबको रहती है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर और जो सामने आया है, जिस तरह से, मैं सिर्फ काशी का ही नहीं कहूँगा, काशी तो एक केंद्र है, उसके चलते पूरे पूर्वांचल का विकास, यानी मैं अयोध्या से अगर कहूँ, लखनऊ के पूरब से लेकर के तो अयोध्या से लेकर के काशी तक, चाहे वो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, चाहे जैसे बनास डेयरी जो उन्होंने कहा अभी कुछ साल पहले ही उसका वो हुआ था, और जब बाबतपुर एयरपोर्ट से उतर करके, हम वही पढ़े हैं बनारस में BHU में, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बाबतपुर से उतर के जब हम जाएंगे, अगर हमको ये न पता हो कि हम कहाँ किस एयरपोर्ट से हैं, तो हम विदेश में जो गए हुए हैं कई जगहों पर, मुझे नहीं लगता है कि कोई जो सोचेगा ये ही बनारस है, और बनारस के भीतर भी। और ये जो काशी विश्वनाथ का, जैसा आपने कहा ना कि उम्मीद सबको रहती है, लेकिन काशी विश्वनाथ का जो कायाकल्प हुआ, वो तो मुझे लगता है किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है वो ऐसा हो जाएगा। तो एक जो कहते हैं कि विरासत भी, विकास भी, और जो एक लोग मानते थे कि ये जो तीर्थ स्थल हैं, ये सिर्फ तीर्थ जो आस्था रखते हैं उन्हीं के लिए हैं, तीर्थ स्थल को भी पर्यटन के बिल्कुल शीर्ष पर ला देना, उसका सबसे बड़ा उदाहरण जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था, कई लोगों ने कहा था कि इसके होने से क्या होगा। आज की तारीख में जो जितना आय, जितना इनकम टैक्स वहाँ दिया गया है, जो सारी आय रही है, जो योगी जी ने बताया था कितना 700 करोड़ कितना रुपए, तो आप सोचिए उससे, और वहाँ के लोगों का जो फायदा, वहाँ के आसपास के पूरे पूर्वांचल का विकास। तो ये जो मैं कहता हूँ कि इसको मोदी जी ने सिर्फ नारा नहीं था, उसको उन्होंने साबित भी कर दिया है। और आज सुब्रमण्य जी हैं, ये बताएंगे कि आज बिजनेस चैनलों पर मैं ये देखने लगा हूँ कि तमाम लोग, कंपनियां जो हैं, अब ये कहती हैं कि जो रिलीजियस प्लेसेस टूरिज्म पर आ गया है, अब वो नए नए उनके लिए अपना अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हैं। बिल्कुल। शुभमय जी, रामकृपाल जी ने जिस तरह से बताया है इस विकास की कहानी को आंकड़ों के माध्यम से, आपसे हम समझना चाहेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वहाँ पर किसानों की बात हो, लखपति दीदियों का भी उन्होंने जिक्र किया, महिला सशक्तिकरण हो, किस तरह से आर्थिक विकास के नए सोपान चढ़ रहा है और किस तरह से चौतरफा विकास भी इससे दिखाई दे रहा है। ईस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी से लगा हुआ बिहार का वो अंचल काफी डेंस पॉपुलेशन है, और हम जब कह रहे हैं कि इक्विटेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि उन इलाकों का डेवलपमेंट करना, और बहुत वजह से और बहुत दिनों से उस इलाके में खास डेवलपमेंट्स नहीं हुआ था। हर मायने में अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखिए, हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की जो लिस्ट है, जिसको अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, उसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स वहीं आ जाते हैं। और ये क्यों हो रहे थे? क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट का जो स्रोत है वो गति नहीं पकड़ रहा था, और वो गति नहीं पकड़ने का दो वजह मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। एक है कनेक्टिविटी, कि वहाँ के प्रोडक्ट्स में, वहाँ के चीज़ों में, वहाँ के लोगों के जो उत्साह है वो कहीं और जाके उसको ले जाकर उन प्रोडक्ट्स को कहीं और मार्केट्स में पहुंचाना, वहीं पे लोगों के लिए खुद भी मूव करना, ये दोनों ही बहुत मुश्किल था। तो कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा सवाल था। दूसरा चीज था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का जो प्लान, कि सिर्फ ये नहीं कि एक पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट बना दिए उसी से ही चलता रहा, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान जो हर पहलू को लेकर चले, वो नहीं बन रहा था।
प्रधानमंत्री जी जिसका अभी अनाउंस कर रहे थे, जिन चीजों पर ध्यान आकर्षण कर रहे थे, वो बहुत सही है। और आप देखेंगे खासकर जैसे उनमें एयरपोर्ट्स, जो एयरपोर्ट अभी अयोध्या में बन गया है, बनारस में एक्सपेंशन हुआ है, अभी गोरखपुर में एक्सपैंड हो रहा है, इन सारे एयरपोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल बन जाता है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट एक अभी सिर्फ बड़े लोगों के जाने का नहीं, ज़्यादा इनकम वाले ग्रुपों के ज़्यादा के जाने का नहीं, ये एयरपोर्ट्स बन गया है माध्यम छोटे शहरों से बड़े शहरों तक जाने के लिए बहुत जल्द एक सक्षम उपाय। खासकर उड़ान जो स्कीम है, जिसका मैं काफ़ी सराहना करता हूँ, उसके चलते बहुत ज़्यादा एक आपको खासकर जैसे जेवर का एयरपोर्ट भी उस कंटेक्स्ट में कहूँगा, हालांकि वो नॉर्थ वेस्टर्न यूपी में है, बट ये सारे एक क्रम में बने हुए हैं और ये पूरे यूपी में, साथ में बिहार में भी जैसे बेटा एयरपोर्ट बन रहा है, इन सारी चीज़ों, इन सारे इलाकों को एक मोबिलिटी का एडवांटेज पहली बार दे रहा है जो पॉसिबल नहीं था। और साथ में रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, बट इन सारी चीजें बनकर वहाँ अपने, इसीलिए अभी आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के जो पल है वो बन रहे हैं। साथ में जैसे मैंने कहा कि बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, खासकर उनमें पावर रिफॉर्म्स और बाकी सारे इंडस्ट्रीज को साथ में लाने का जो काम चल रहा है वहाँ पे, इन सभी मिलकर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान बन रहा है। और इसलिए ही आपको बहुत मतलब ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के हिसाब से मैं मानता हूँ जो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देता है जब कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं। और कनेक्टिविटी केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी, क्योंकि काशी से जो है विदेशी लोग भी काफ़ी आते हैं काशी में, वहाँ पर उस धरती को समझने के लिए और वहाँ की जो आध्यात्म को अपने अंदर उतारने के लिए स्पिरिचुअल टूरिज़्म है, वो जो है एक बहुत महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। और इसके साथ ही वहाँ के जो उत्पाद हैं, कई उत्पादों को GI टैग मिला है। रामकृपाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब काशी की मिट्टी की खुशबू इन उत्पादों के साथ विदेशों में भी जाएगी। वोकल फॉर लोकल तो प्रधानमंत्री कहते ही थे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ग्लोबल का मंत्र दिया और अब इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो एक नई इबारत उतरती हुई विकास की देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ के जो लोकल उत्पाद ये जो लोग बनाते हैं, छोटे छोटे जो वहाँ पर उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, या छोटे छोटे वहाँ पर इस तरह के कर्मी भी हैं, उनके उत्साह के लिए, उनके जीवन स्तर में वृद्धि के लिए ये एक कितना बड़ा पल है। देखिए, बहुत बड़ा काम किया है। चौधरी चरण सिंह किसी ज़माने में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में भी वो मंत्री थे, तो उनका सपना था कि गांव को शहर में मत लाइए, आप गांव के किसान को कर्जदार मत बनाइए, उसको आप मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क दीजिए। किसान अपनी मेहनत करेगा और उसको अपनी मेहनत का मिलना चाहिए, किसान हो, मजदूर हो, जो भी हो। और देखिए, पिछले 10 वर्षों में, जैसा कभी सुब्रमण्य जी ने भी कहा, सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है किसान के लिए या जो भी लोग हैं लोकल, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब आप कल्पना कीजिए कि बलिया से बनारस जाने में कभी किसी ज़माने में 6 घंटे 7 घंटे लगते थे, आज आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। लखनऊ से आप बनारस या लखनऊ से आजमगढ़ आप 3.5 घंटे में, 4 घंटे में, जो कभी कल्पना नहीं थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे का जो जाल फैला हुआ है, तो एक एक्सप्रेसवे जब बनता है तो आप समझ लीजिए वहाँ के तमाम स्थानीय लोगों का एक तरह से आर्थिक उनका उन्नयन होता है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ यही मत सोचिए कि शहर उजले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 शहर बड़े होते थे जिसको हम लोग कबाल टाउन्स कहते थे। कानपुर, इलाहाबाद, V वाराणसी, फिर A आगरा और यह लखनऊ। अब आप देखिए इन 5 शहरों में पिछले दिनों में देखिए कि जो प्रयागराज में हुआ है, जो प्रयाग में कुंभ हुआ, अब उसके चलते जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का आप सब पूरी दुनिया ने देखा होगा, कितने लोग आए और कैसे कैसे, और लोगों के ठहरने की व्यवस्था। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ, अयोध्या आज जा करके कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कभी अयोध्या ऐसी थी। तो ये जो पूरा विकास हुआ है, और वाराणसी
तो वैसे भी उसको कहते थे कल्चरल कैपिटल ऑफ यूपी पहले, मतलब मानसी इलाहाबाद, और वो रिलीजियस कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। आज वो पूर्वांचल का एक तरह से, पूर्वांचल सिर्फ नहीं बल्कि बिहार का जो पूर्वी हिस्सा है उसका केंद्र हो गया है। और दूसरा देखिए, हर जगह पे हमारे देश में रहा है, स्थानीय हर शहर हर कस्बा किसी न किसी चीज़ के लिए जाना जाता था, लेकिन चूंकि मार्केट नहीं था उनका, इसलिए उसका एक्सपोजर उस लेवल पर नहीं था। आज जो मोदी जी ने पूरा सा जो जिस तरह से किया है कि गांव का एक आदमी जो उसका एक प्रोडक्ट है किसी डिस्ट्रिक्ट का, जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिए, हर एक जिले का अपना अपना चित्रकूट धाम का कुछ है, तो आज वो चीज़ें उनकी प्रदर्शनी लगती है, वो देश में ही नहीं विदेशों में भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के, और एक मैं और बात कहूँगा कि जब हम इस तरह के विकास देखते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी ने 2014 से पहला काम क्या किया कि सड़कों के किनारे जो गांव थे, जो कच्चे मिट्टी के घर थे, झोपड़ियाँ थीं, सबसे पहले वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यानी इज्जत घर से लेकर रसोई घर, हर गांव में बिजली, ग्रामीण सड़क योजना, यानी नीचे से पहले गांव से विकसित होते फिर शहर तक पहुँचे। और आज वो विकास का फल यही है कि आप, जैसा मैंने अभी कहा था कि आप देख लीजिए अयोध्या में जो कुंभ में हुआ, तो उत्तर प्रदेश को जिस तरह से नक्शे पर अचानक दुनिया के आ गया है, वो अपने आप में एक अद्भुत कमाल है। और इसमें निश्चित तौर पर मोदी जी की एक सोची सुविचारित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नयन की जो नीति रही है, अब वो धीरे धीरे सबको दिखाई पड़ने लगा। बिल्कुल, अयोध्या और महाकुंभ की आपने बात कही है, रिकॉर्ड टूटे हैं, इसमें इतिहास रचा गया है। और महाकुंभ तो विदेशियों के लिए भी रिसर्च का एक बिंदु बना रहा। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया हुआ होगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और दो खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभमय जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो दुनिया का अगर माना जाए सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश अब माना जाता है, और उसमें जिस तरह से डेयरी उद्योग है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और काशी में प्रधानमंत्री ने आज जब लखपति दीदियों को संबोधित किया, महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा उदाहरण ये दिखाई देता है। और किस तरह से इस उद्योग में, क्योंकि महिलाओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है, लेकिन जो पशुपालक हैं, जो किसान हैं, उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है, आर्थिक विकास का कितना बड़ा ये संबल बना है। और खासकर अगर आप देखें कि जैसे मैंने पहले भी बोल रहा था, रामकृपाल जी ने भी बहुत दिल से बोले बहुत इस इलाके के डेवलपमेंट के बारे में। बिल्कुल इन सारे इलाकों में वही जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बड़ा मुश्किल ये था कि साइज और कैपिटल, यानी कि कैपिटल कैसे साथ में आए और किस तरीके से उसको फिर मैनेज किया जाए, उसको फिर आगे ले जाने के लिए एक ये नहीं कि बस एक बार ही हो गया उसके बाद छोड़ दिया, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत, बट एक सस्टेन तरीके से वो एक प्रोजेक्ट्स बने। आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि स्मॉल यूनिट्स का,
वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री बात करते रहते हैं, वोकल फॉर लोकल का मंत्र ये नहीं है कि सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल छोटे छोटे यूनिट से रहेंगे। लोकल का मतलब है कि उन इलाकों का जो एबिलिटी है उसको हार्नेस करने का बहुत ज़रूरी है। और वो करने में अगर आप देखेंगे कि यूपी जैसे स्टेट में जहाँ पे लोगों का प्रोडक्टिविटी काफ़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है, वो ये निर्भर नहीं है कि भाई वो सिर्फ एक किसी स्मॉल इंडस्ट्री में ही सीमित रहे, लेकिन ज़रूरत यह है कि लोग अपना जो कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल करके बड़े इंडस्ट्री का भी वहाँ पे उन्मोचन हो सकता है, वहाँ पे उद्घाटन हो सकता है, वहाँ पे लक्ष्य बन सकता है कि लोग अपना ट्रेनिंग, अपना स्किल्स ऐसा बनाएं कि वो जगह अट्रैक्टिव बन जाए बड़े इंडस्ट्रीज के लिए। अभी हम लोग जब देख रहे हैं कि दुनिया भर में इंडिया के लिए उत्साह है, भारत में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने के लिए बहुत सारे कंपनीज भारत सरकार से बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही यूपी जैसे स्टेट स्टेबल रहने की वजह से, कनेक्टिविटी देने की वजह से, अगर उस वहाँ के साथ में पॉपुलेशन में अगर जो ज़रूरत वाली ट्रेनिंग है जो बहुत कमी थी लोगों में, उसका अगर वो ट्रेनिंग अगर उनके पास आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है अभी। और ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं एक सोच नहीं, ये एक बनता हुआ एक सीक्वेंस भी दिख रहा है, क्योंकि आपको दिखेगा कि जैसे भारत में अभी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सदर्न स्टेट्स या वेस्टर्न स्टेट्स के ऊपर हम निर्भर करेंगे तो निश्चित ही भारत में पूरा ग्रोथ का असर फैल नहीं सकता है। ईस्टर्न पूर्वी स्टेट्स में अगर ग्रोथ बढ़ना है तो वहां पे लोगों को स्किलिंग देकर, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर, वहां पे यूनिट्स का वहां पे एस्टैब्लिश करना जो यूपी में कोशिश किया जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आप उसी की वजह से आप देखेंगे कि एंटरप्राइजेस बड़े होते जाएंगे, जो जैसे आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को भी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में नौकरी मिलेगी। जैसे बहुत सारे स्टेट राज्य ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा उत्साह बन चुका है। बिल्कुल, और ये जो उद्योग है इनमें जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं ने, उसमें एक कह सकते हैं कि एक बड़ा उदाहरण करके इसको दिखाया है, और घर में रहने वाली महिलाओं ने। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट तो उनको वो जो ट्रेनिंग मिलेगा तो तभी वो बाहर आ सकते हैं, तभी वो चल सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें एक के बाद एक कड़ी में जुड़ा हुआ है। और ये इसका जो दौर शुरू हुआ है अभी, मैं समझता हूं कि ये यूपी जो अपने आप में अगर दुनिया के देशों के अगर कंपैरिजन करें तो 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन जाता है, वहां पे ये होना बहुत जरूरी था। और ये बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस को अभी सामने लाके खड़ा करेंगे और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। बिल्कुल, ट्रेनिंग के साथ जो प्रोत्साहन मिल रहा है, जो आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। रामकृपाल जी, आपसे इसी को समझना चाहेंगे, चाहे क्षेत्र विशेष के कौशल की बात हो, चाहे वहाँ के उत्पादों की बात हो, या फिर इस तरह से प्रोत्साहन की बात हो। पहले भी वही जगह थी, पहले भी उसी तरह का कौशल था, उसी तरह की विशेषताएं थी, लेकिन इस तरह का विजन कहीं ना कहीं नहीं था। और प्रधानमंत्री ने आज इसके लिए विपक्ष पर भी प्रहार किया और परिवारवाद को इसका बड़ा कारण बताया। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात जो मोदी जी ने जो परिवर्तन लाया है, हमारे यहाँ एक चीज़ होती थी ना, जैसे कहा जाता है कि नौकरी नौकरी नौकरी। अच्छा, ये सबको पता है कि 140 करोड़ वाले देश में आप सरकारी या कोई भी कितनी नौकरी में क्या कितना करेंगे। तो कहीं न कहीं सबसे पहले मोदी जी ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जो बहुत पहले से चाणक्य ने जिसको कहा था, परिश्रम स्वयं आनंद है, यानी डिग्निटी ऑफ लेबर। आप जब उन्होंने पकौड़े की बात की थी, उसके पीछे यही था कि आप खुद एक कुछ न कुछ करके कौशल विकास इस तरह से कीजिए कि लोग अपने आप कुछ न कुछ नई चीज़ कर सकें, जो जिसमें कुशल है। तो जैसे हमारे यहाँ मॉडर्न मैनेजमेंट में भी क्या कहा जाता है कि जो लीडरशिप का काम है, CS to DS, हर आदमी में स्ट्रेंथ होती है, हर बच्चे में, हर युवा में कोई न कोई स्ट्रेंथ है।
तो उसकी करंट स्ट्रेंथ को, वर्तमान क्षमता को डिजायर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना। तो ये मोदी जी ने जो शुरू किया, देखिए जैसे है महिलाओं के बारे में, देखिए द्रोण दीदी, लखपति दीदी। अब पहले जैसे गांधी जी के ज़माने था कि घर में आप बैठे हैं चरखा कातिए, तो उससे क्या होता था, कम से कम हम अपने लिए कपड़ा बना सकते हैं। तो ऐसे मोदी जी ने जितनी चीज़ें की हैं, कहीं ना कहीं स्वरोजगार उनके सामने सबसे पहला है, कौशल विकास, स्वरोजगार, और उसके उद्देश्य से कि उस जिले का जो प्रोडक्ट है, जो जिसमें संभावनाएं हैं, तो उसको लोकल लेवल से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाइए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि, और हमेशा एक चीज़ कहते हैं, आगे वही बढ़ता है जिसे अपनी आइडेंटिटी, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता पर गर्व है, वही विकास के लिए कदम भी बढ़ा सकता है। तो एक जो उनका था विरासत भी विकास भी, हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को पर गर्व करते हुए, अपने अतीत पर गर्व करते हुए, विरासत पर, और हम आर्थिक प्रगति के लिए कमर कस लें और तैयार हों। तो जितनी चीज़ें हो रही हैं प्रैक्टिकल, जो मैंने आपसे कहा कि कैसे उन्होंने ये चीज़ों, अयोध्या, प्रयाग, काशी, और इनके बीच में भी आप देखिए सब जगह से कितनी नई चीज़ें, डिफेंस कॉरिडोर भी उधर जा रहा है। आप अगर इसको पूरा का देखिएगा तो कहीं न कहीं स्थायी रोजगार, आप जो लोग कहते हैं ना कि नौकरी नहीं है, आप गांव में जाके देखिए, जिसको कोई भी छोटा बहुत भी कुशल मतलब कौशल है, चाहे वो बढ़ई हो, कोई एक लगाने वाला हो, काम करता हुआ मिलेगा। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं सब समस्याएं समाप्त हो गई, यही अपने आप में बड़ा प्रोत्साहन है जिसे प्रधानमंत्री लगातार कहते रहते हैं। मेकिंग मैन मोर प्रोडक्टिव, आदमी की उत्पादकता, व्यक्ति की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, यही सॉल्यूशन हो सकता है। कैसे जो उत्पादकता की जो संभावनाएं हैं उनको ढूंढा जाए। शुभम जी, एक बड़ा छोटा सा सवाल आपसे भी करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने लगातार आह्वान किया है कि जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देखने वाले नहीं, सीकर्स नहीं, जॉब गिवर आप बनिए। उसका भी एक बड़ा असर दिखाई देता है जब हम कौशल की बात करते हैं, जब हम विरासत के नायकों से प्रेरणा की बात करते हैं। कॉन्फिडेंस सबसे पहले जरूरत है कि जॉब सीकर बनने और जॉब देने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप में विश्वास होना चाहिए। और इन राज्यों में खासकर वो कॉन्फिडेंस की बड़ी अभाव हो गई थी बहुत सालों से, और वो बहुत सारे मायने में दिखता था। अब हर इंटरप्राइजेस वगैरह में वो चीज़ नहीं आ रहा था कि हम भी कुछ अपने हाथ से बना सकते हैं, बन सकते हैं। तो मुझे लगता है उसकी तरफ जैसे ही डेवलपमेंट्स के बहुत सारे पहलू नज़र में आएंगे लोगों के सामने, तो अपने आप में उस कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से बहुत सारा इसका फॉल आउट भी होता है, अच्छा फॉल आउट होता है कि लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो हेल्थ के बारे में लोग जागरूक होते हैं, एजुकेशन जैसे हमने पहले ही कहा, बिल्कुल तमाम तरह के क्षेत्रों के लिए एक जो सोच है वो विकसित होती है, जो ज़रूरत है उस पर ध्यान दिया जाता है, और जो कौशल की लगातार बात हो रही है उसको प्रोत्साहन मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जब स्वयं जाकर लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन में उपलब्धि हासिल की है, तो जो हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो अपने आप में दिन दूना और चौगुना हो जाता है। बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी आपका, बहुत शुक्रिया शुभमय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।